राज्य और केंद्र सरकार का बजट आ रहा है और सभी को एक तरह से इंतजार है कि इन दोनों बजट में उनको क्या मिलेगा, चाहे उद्योग हो, महिला हो, पुरुष हो, गृहिणी हो, सभी में यही आशा और विश्वास है कि राज्य से उनको इस बार कोई न कोई लाभ जरूर मिलेगा, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो या राज्य कर्मचारी हो या अन्य वर्ग से वो आता हो, खेतीहर किसान हो, सभी में एक उत्सुकता रहती है बजट के प्रति। आइए हम जानते हैं कि उत्सुकता कितनी है और किस रूप में है। हम हैं जिलों की नगरी उदयपुर में और यहाँ मार्बल व्यवसायी क्या चाह रहे हैं बजट में, क्योंकि मार्बल एक रीढ़ है उद्योग जगत की और अगर छोटे से छोटे रूप में अगर किसी को इम्प्लीमेंट रोजगार जो मिलता है वो मिलता है मार्बल उद्योग से, क्योंकि जिस तरह से माइंसें होती हैं अंदरूनी इलाकों में जहां पर कोई उद्योग धंधों का किसी रूप में कहीं कोई रोजगार नहीं मिलने के आसार होते हैं, वहां पर ये माइंसें उनको रोजगार उपलब्ध करवाती हैं। ऐसे में इस उद्योग को किस तरह से और मजबूत किया जाए, इसके लिए क्या चाहते हैं मार्बल उद्यमी, आइए हम आपको मिलवाते हैं कि केंद्रीय बजट में और राज्य के बजट में क्या चाहते हैं मार्बल व्यवसायी। हम बात करते हैं पूर्व अध्यक्ष रहे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रहे मांगीलाल जी लुड़ाव साहब। आप बताएं साहब, जिस रूप में आज सबसे पहले हम हेमंत सिबाली जी का स्वागत करते हैं कि जिन्होंने इनिशिएटिव लेके हमारी बात को सुना समझा और उसका प्रचार पूरे कि मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि जिसकी वजह से हर एक जगह जो हम चाहते हैं, जो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो कम्युनिकेशन सब जगह पहुँचे। तो हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने इसकी शुरुआत करी और जो हमारी बात को आप सब जगह पहुँचाएंगे, सरकार के पास वो हमारी बात जाएगी, वो अवश्य सुनेंगे और सुनने के बाद में जो रिजल्ट कोई चीज़ का रिजल्यूशन होता है वो उसको रिजल्यूशन होगा। दूसरा मेन मुख्य बात यह है कि बजट एक ऐसी साल का एक कार्यक्रम बनता है सरकार का कि सरकार की क्या पॉलिसी रहेगी, क्या देश में डेवलपमेंट कैसे करेंगे, कैसे विकास साथ साथ में होगा, कैसे एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी होगी, कैसे टैक्सेशन में बढ़ोतरी होगी या कमी होगी, अथवा गवर्नमेंट को रेवेन्यू कैसे मिलेगी और आम पब्लिक को कैसे कैसे बेनिफिट मिलेंगे। बजट का मेन आधार, मुख्य आधार यही है और इसकी वजह से सरकार सबकी बातें सुनना चाहती है। तो हम लोग सबका आपका भी स्वागत करते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और जितने हमारे देश के और जो हमारे शहर के अथवा राज्य के जितने कार्यकर्ता और सरकारी ऑफिसर्स हैं, उनसे सबसे विनती है कि हमारी बातें थोड़ा गौर से सुने और सुनने के बाद में जो चीज़ों का रिजल्ट वो कर सकते हैं, जिसकी वजह से देश के डेवलपमेंट में प्रगति हो, आम आदमी में प्रगति डेवलपमेंट साथ साथ में होता रहे, ताकि क्या होगा कि हर एक आदमी आम जन में खुशी रहेगी और आदमी बर्डन नहीं रहेगा। और दूसरा आप क्या चाहते हैं जी? धन्यवाद श्रीमाली जी। हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी एज ए मार्बल व्यवसायी ये डिमांड रहेगी कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी साहब को कि उन्होंने उदयपुर और अहमदाबाद ब्रॉडगेज का जो सालों से एक पेंडिंग वर्क पड़ा हुआ था उसको चालू करा दिया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग ये चाहते हैं कि जो अहमदाबाद और उदयपुर की जो कनेक्टिविटी ब्रॉडगेज से हुई है उससे हमारे मार्बल व्यवसाय और अन्य व्यवसाय को फ़ायदा हो। उसके लिए हमारे उदयपुर में जो उदयपुर के निकट बाय खेमली करके है, वहाँ पे एक बड़े आईसीडी का यहाँ पे स्थापना की जाए, ताकि कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो कंटेनर्स हैं उसके अंदर भी हमारे को फ़ायदा हो। और सेकंड, हमारे को जो उदयपुर से और उदयपुर के आसपास के जो मंडियां हैं जहाँ से जो मटेरियल जाता है पूरे इंडिया के अंदर, उसके अंदर भी अगर वो ट्रेन द्वारा जाएगा तो हम लोगों को उससे माल भाड़े के अंदर बहुत बड़ी सेविंग होगी और कस्टमर्स को हम बहुत कॉम्पिटिटिव रेट पे मटेरियल को सप्लाई कर पाएंगे। तो हमारा ये एक है कि भाई उदयपुर और अहमदाबाद को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों से जोड़ा जाए, ताकि कि हमारा ये जो मटेरियल है वो वहाँ तक पहुँच जाए और कस्टमर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा इनफ्लो उदयपुर के अंदर हो। सेकंड, हम ये चाहते हैं कि उदयपुर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफ़ी लंबे समय से बन के और तैयार हो चुका है, पर कुछ कमियां उसमें हैं, उसको पूरी की जाए और कुछ फ़्लाइट्स जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो उदयपुर में चालू किया जाए, कस्टम क्लियरेंस और ये भी यहाँ चालू किया जाए, ताकि कि व्यापार के अंदर इसके अंदर बढ़ोतरी हो सके। तीसरा, जो केंद्रीय सरकार से हम लोग चाहते हैं वो चाहते हैं कि जीएसटी की दरों के अंदर कुछ हम लोगों को रियायत दी जाए और जीएसटी की दरों को कम किया जाए। जो 18% अभी जीएसटी लग रही है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसको एक जीएसटी को कम किया जाए। ये हमारी केंद्रीय सरकार से हमारी अपेक्षाएं हैं। धन्यवाद। कपिल जी सुराणा, आप बताएं, जिस रूप में युवाओं को आप रोजगार देते हो, लेकिन रोजगार उनको मिलता तो है, लेकिन आपको जो रोजगार
चाहने वाले हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। क्या इसमें आप चाहते हैं परिवर्तन? हमारे हिसाब से अभी मार्बल इंडस्ट्री जो है एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है राजस्थान के अंदर और स्पेशली उदयपुर के अंदर। रोज़गार के विषय में यहाँ पे अच्छा एम्प्लॉयमेंट हम देना चाहते हैं, पर यहाँ पे श्रमिक वगैरह की अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे यहाँ पे। उसके लिए हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि इंडस्ट्री जो श्रिंकिंग है अभी यहाँ पे उदयपुर की, उसमें हमारे को लेबर की जो दिक्कतें हैं उससे हमको एक निजात मिले। दूसरा, केंद्र सरकार से हम ये चाहते हैं कि जो मार्बल के अंदर अभी पिछले 4-5 सालों से जो इन्होंने खुली आयात नीति कर दी है उसके ऊपर वापस से रेस्ट्रिक्शन किया जाए, ताकि जो राजस्थान में बिकने वाला या राजस्थान में पैदा होने वाला जो मार्बल है उसकी फिर से डिमांड बढ़ेगी और इंडस्ट्री के अंदर एक नई जान मिलेगी। राज्य सरकार से हमारा वापस ये निवेदन है कि जो भी बजट में आप घोषणाएं करते हैं इंडस्ट्री के लिए, उसका क्रियान्वयन बहुत ज़रूरी है। लास्ट ईयर जो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है उसके अंतर्गत ब्याज की जो सब्सिडी की बात है वो बहुत कम इंडस्ट्री को मिली है। बहुत सारी इंडस्ट्री अभी तक लाइन में खड़ी हुई है पिछले 1-1.5 साल से जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अब अगर 1-1.5 साल में वो एप्लीकेशन ही प्रोसेस नहीं होगी तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल विकास होना या विस्तार होना बहुत डिफिकल्ट है। तो मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि जो भी आप घोषणाएं करें उसका क्रियान्वयन तय सीमा के अंदर बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये घोषणाएं सिर्फ पेपर में रह जाएगी और इंडस्ट्री का जो विस्तार और विकास चाहिए वो नहीं हो पाएगा। आप देख रहे हैं जिस तरह से चर्चा हो रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार खूब युवाओं को लाभान्वित कर रही है, महिलाओं को लाभान्वित कर रही है, रोजगार के विभिन्न अवसर दे रही है। मनरेगा बहुत बड़ी स्कीम देश भर में चल रही है, लेकिन मनरेगा का किस रूप में उपयोग हो, और वाकई में जिस तरह से भैरव सिंह शेखावत ने एक बहुत बड़ी योजना रोजगार की राजस्थान में चलाई थी और उसको जो मूर्त रूप दिया गया विकास के लिए, नवनिर्माण के लिए, वो एक बहुत ही अच्छी साबित हुई थी। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस रूप में मनरेगा को चलाए और उद्योग को इससे जोड़े तो वाकई में बहुत बड़ी सफलता एक उद्योग जगत को भी होगी और रोजगार को भी होगी। आइए हम जानते हैं कि उद्योग के क्या हालात हैं, उनको रोजगार चाहने वाले जो हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं या जिस स्तर के उनको चाहिए उस रूप में नहीं मिल पा रहे हैं। क्या है दर्द, आप बताएं साहब, किस रूप में आपका परिचय देते हुए और किस रूप में आपकी मांग है? मैं मंगलेश शाह, मेरा नाम मंगलेश शाह है और कुंदन मार्बल प्राइवेट लिमिटेड है मेरा फर्म, और माइन से शाही ग्रीन मार्बल से। ये मनरेगा में क्या है, इनको जो फ्री में जो बिठा के काम पैसे देते ही करते हैं। अगर उसी मनरेगा के लेबर को इंडस्ट्री या माइंस के साथ जोड़ देंगे, जो गवर्नमेंट दे रही है उसके अलावा वो माइंस वालों से भी ले लेना है या फैक्ट्री वाले से भी ले लेना है, तो उससे क्या है क्या तो हमारे भी क्या लेबर की प्रॉब्लम की शॉर्टेज वो हो जाएगा, प्रॉब्लम तो हो जाएगी और काम हमारा भी सुचारू रूप से चलेगा और गवर्नमेंट के ऊपर भी कम बोझ पड़ेगा। हमारे साथ में विजय जी गोदा साहब हैं और ये पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में यूसीसीआई के पदाधिकारी भी हैं। आप बताएं गोदा साहब, जिस रूप में आप हैं, क्या चाहते हैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से? मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश का जो डेवलपमेंट है, मगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की एक बेईमानी है। जब तक देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई अपन विकास की कल्पना करें, ये संभव नहीं है। मैं पर्टिकुलरली मार्बल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि राज्य सरकार के जो दायरे में चीज़ें हैं कि ये मार्बल और जो ग्रेनाइट राजस्थान के अंदर प्रचुर मात्रा में है और राजस्थान की इकोनॉमी में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जो देश की और राज्य की जो इकोनॉमी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर राजस्थान में होगा तो ये मार्बल और ग्रेनाइट से हो रहा है। पिछले कई सालों से सरकार खुद देख रही होगी कि ये रेवेन्यू बढ़ने की जगह अगर घटी है तो उसमें क्या कारण रहे हैं। सरकार खुद अपना सर्वे करे और जो कारण है वो निकाले। अगर आज वो कारण दूर होते हैं तो अपन इस इंडस्ट्री को डेवलप करने में एक महत्वपूर्ण कदम उठा पाएंगे। अब मेरा इसके अंदर सुझाव ये भी है कि अगर इस मार्बल को और इस ग्रेनाइट को राजस्थान के, अगर अपन राजस्थान के गवर्नमेंट सेक्टर में या इवन प्राइवेट में भी इसको कंपलसरी करवा दें कैसे भी करके, और सरकार इसके अंदर सहयोग करे, तो क्यों नहीं इसका कंजम्पशन बढ़ेगा और अपने यहाँ का जो एक्सिस या प्रचुर मात्रा में जो मार्बल अवेलेबल है वो यहाँ खपेगा भी, और यहाँ जो जितनी भी इंडस्ट्रियाँ या सरकार का जो इतना पैसा लगा हुआ है इन इंडस्ट्री में, आज वो डूबता जा रहा है या सिक होती जा रही है इंडस्ट्री, उनको एक बढ़ावा मिलेगा। मेरे मित्र और हमारे अतीश महोदय ने एक OGL जो उदाहरण दिया था कि ये अपन जबरदस्ती इंपोर्ट कर रहे हैं अपन मार्बल का। अपने राजस्थान में प्रचुर मात्रा में माइंसें हैं जहाँ बहुत माल है अपने पास, अपन क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? इस इकोनॉमी को
अपन संभालें और वापस अपन इस पे आ जाएं। उसी तरह से वो तकलीफ हो रही है, मार्बल का जो वेस्ट है उसको अपन डिस्पोज ऑफ करने की तो परेशानी है ही। अपन उसको जो लोग यूज कर रहे हैं उनको भी यूज नहीं लेने दे रहे हैं, उन पर जबरदस्ती का टैक्सेशन अपन उस पर लागू कर रहे हैं। और टैक्सेशन के अलावा जो लोग इसको यूज कर रहे हैं, जो मिनरल इंडस्ट्रीज हैं, वो लोग जब यूज कर रहे हैं तो उनके ऊपर एक तलवार लटका दी गई कि आपने कैसे इसको यूज किया है। उन पर एक टीपी वाला एक मामला है, वो जबरदस्ती से लटका दिया गया है। सरकार को उससे कोई रेवेन्यू मिल नहीं रही उस टीपी वाले मामले से। जबरदस्ती का एक 10 रुपया टन प्रति वो एक अभी रिसेंटली इम्पोज कर दिया गया है, परंतु वो कोई सरकार की रेवेन्यू का पॉइंट नहीं है, एक जबरदस्ती हर्डल है। एक ब्यूरोक्रेट्स जो है देश अपने राजस्थान के, वो पता नहीं किस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि उस चीज में आज तक अपन निर्णय नहीं ले पाए। हमारा हजारों रिप्रेजेंटेशन और सरकार के साथ उस स्तर पर वार्ता हो चुकी है, फिर भी ये टीपी का सिस्टम हटाया नहीं गया है। एक दिन ये पूरी इंडस्ट्री को लेकर बर्बाद करेगा। और भी कई पॉइंट है, मेरे भाई लोग बोले आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम ऋषि कटारिया है, मैं डीजे नीलम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हूँ। तो मार्बल इंडस्ट्री उदयपुर की वन ऑफ द सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो उदयपुर के मेजर फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करती है और अपना लेबर और यहाँ पे रोजगार प्रदान करती है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी सालों से जो ग्रोथ नहीं हो पा रही है या कुछ चीज़ें डिमिनिश हो रही है, उनके मुख्य कारण जो देखे गए वो है कि एक नए इंडस्ट्रियल एरिया का आसपास के उदयपुर के रीजन में ना हो पाना। एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनमें जो लैंड की रेट्स हैं और वो सब है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। उस कारण से आज की तारीख में कोई भी अगर नया युवा इस मार्बल के ट्रेड में अगर जुड़ना चाहे, कुछ भी करना चाहे, तो आज के समय में लैंड रेट्स इतनी हाई होने की वजह से वो आदमी अगर लैंड में पैसा डालता है, इंडस्ट्री को फिजिबली सपोर्ट नहीं कर सकता। तो इस वजह से हमारी राज्य सरकार से ये विनती है कि वो उदयपुर के आसपास के एरिया का सर्वे करें और आसपास के एरिया में कोई ना कोई क्लस्टर लेवल पे इंडस्ट्रियल एरिया का डिक्लेरेशन करें। थोड़ा 100-200 बीघा का एरिया देखें। नई इंडस्ट्री तभी आ पाएगी अगर इंडस्ट्रियल रेट पे अगर ज़मीनें प्रदान की जाएगी, उसके होने के बाद ही नई इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो पाएगी। काफ़ी समय से देखा गया है कि उदयपुर की इंडस्ट्रीज जो पहले के टाइम थी और अभी मार्बल इंडस्ट्री को देखा जाए तो यहाँ पर ट्रेडर्स और इवन प्रोसेसर्स की कमी होती जा रही है, बिकॉज इसमें फिजिबिलिटी कम हो गई है। उसकी फिजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए और आसपास कुछ अच्छा काम बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे आसपास नए इंडस्ट्रियल लैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको देखा जाए उसको प्रदान किया जाए। मार्बल व्यवसायों से हम आपको दिखा रहे हैं कि बजट में उनको क्या चाहिए, लेकिन जिस तरह से केंद्र का बजट आता है, राज्य सरकार का बजट आता है, लेकिन वही पलास का जो पेड़ हैं वही ढाक के 3 पात कहावत सिद्ध होती है कि उनको आशा तो बहुत होती है राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, लेकिन उनको मिलता बहुत ही अल्प है। लुणा साहब, आप इतने समय से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी हैं, मार्बल इंडस्ट्री में भी हैं और सरकार से सीधे आप जुड़े हुए भी हैं। आप बताएं, क्या वाकई में सरकार मार्बल उद्योग का कितना हित कर रही है, और अगर ये उद्योग मजबूती से सरकार अगर आर्थिक रूप में साथ दे दे तो कितना बड़ा रोजगार आप इस देश में उपलब्ध करवा सकते हैं? सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा इस विषय में कि माइनिंग इंडस्ट्री ऐसी है जो रिमोट एरियाज में है और उन रिमोट एरियाज में एम्प्लॉयमेंट का कोई दूसरा साधन नहीं है। मतलब किसी आदमी के पास कोई इंडस्ट्री, वहाँ आप मैक्सिमम मैं साउथ राजस्थान की बात करता हूँ, यहाँ पर जहाँ जहाँ भी माइनिंग है वहाँ पर इंडस्ट्री जीरो है। तो एम्प्लॉयमेंट का जो साधन है, जो वहाँ के लोकल आदमियों का, लोकल आदिवासी लोगों का जो साधन है वो माइनिंग है। तो माइनिंग को एरिया जब तक प्रमोट नहीं करेंगे तब तक एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी नहीं होगी। और मिनरल एक ऐसा है कि चाणक्य ने क्या कहा था, चाणक्य ने कहा था कि जिस देश में माइनिंग इंडस्ट्री होगी, माइनिंग मिनरल होगा, वो देश सर्वोच्च, पूरे संसार में सबसे सर्वोच्च वही होगा। आज माइनिंग के मिनरल की ऐसी प्रोसेस है कि छोटे से छोटी चीज़ के लिए भी हम उसके आधारित हैं। यदि मिनरल नहीं होगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते। तो मिनरल भी ऐसे हवा और शुद्ध पानी वो भी उतने ही आवश्यक है। तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये दोनों चीज़ें साथ साथ में चलती, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध जमीन, लेकिन साथ साथ में शुद्ध मिनरल और हर एक मिनरल का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। तो सरकार की अभी जो वातावरण माहौल चल रहा है उसके अंदर हर एक आदमी ये बोलते हैं, क्योंकि उनके पास प्रचार करने का बहुत साधन है, वो लोग प्रचार करते हैं अरे हवा चाहिए, माइंडसेट बिगड़ जाएगा, हवा बिगड़ जाएगी, जमीन बिगड़ जाएगी, लेकिन देश का विकास नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट का विकास नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि इंडस्ट्री को प्रमोट करो। दूसरा मेरा कहना है कि जो मिनरल जहाँ पर है, जिस जगह पे वो लाखों साल में बना, हजारों साल में बना, वो वही रहने वाला है, वो इधर से उधर हिलता नहीं है। तो जो मिनरल एरिया, जो मिनरल जहाँ पर अवेलेबल है, पेड़ पौधे, हवा, अपन कहीं पर भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी डेवलप कर सकते हैं। एक पेड़ काटने के लिए सरकार ने नियम भी बनाए थे, एक पेड़ काटने के लिए आपको 10 पेड़ लगाने हैं, 10 पेड़ लगाने के डेवलपमेंट भी हम करेंगे, उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है, लेकिन वहाँ काम करने की अनुमति नहीं मिलेगी। वो अब क्या हो गया कि एरियल सर्वे हुए,
एरिया सर्वे के अंदर जहाँ जहाँ भी उन्होंने देखा कि पॉपुलेशन कम है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, तो उन्होंने उसको रिजर्व कर दिया। उनको नहीं मालूम है कि करोड़ों अरबों रुपये का जो देश की संपत्ति है, ये किसी इंडिविजुअल की संपत्ति नहीं है। उस संपत्ति का मालिक कौन है? भारत सरकार है, और आप भारत सरकार के हर एक आदमी, आम आदमी की जमीन है। अब उसको आपने रिजर्व कर दिया, उसको आप किसी को दे नहीं सकते। तो कानून ऐसे बना दिए, इन्वायरमेंट के कानून बना दिए, फॉरेस्ट के कानून बना दिए, तो वो सब वो बातें जो है एक सीन हो गई। वो सब जमीन का धन जमीन में ही रह गया, वो सरकार की संपत्ति है और वो डेवलपमेंट की संपत्ति है और हर आम आदमी की संपत्ति है, वो वहीं के वहीं रहेगी। तो मेरा कहना है कि जो वन सेक्टर इन्होंने निर्देश किए, अब वन सेक्टर दूसरी जगह डेवलप करवा दो, जिसको माइंड चाहिए उसको माइंड दो, और वो उस क्षेत्र में उसको माइनिंग कर दो कि वो आदमी दूसरी जगह उतना ही फॉरेस्ट, उससे ज़्यादा डबल फॉरेस्ट, 10 गुना ज़्यादा फॉरेस्ट होगा, और उसको करके जनरेट करके उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी उससे लो। ताकि क्या है कि हमारे को जो डे टू डे जो हमारी आवश्यकता है, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू की जरूरत है, वो माइनिंग से हमें मिलती रहेगी। और दूसरा माइनिंग में मैं जैसे मैंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा साधन यही, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्र में जो जहाँ है आदमी वो बाहर जा नहीं सकते, तो उन लोगों के काम करने के लिए वही जगह है कि वो उनको सलूमर के आदमी को उदयपुर में आगे नौकरी करो नहीं कर सकता, बांसवाड़ा के आदमी को कहो तो सूरत चला जा नहीं कर सकता, अहमदाबाद चला जा नहीं कर सकता। उसके लिए साधारण जहाँ लोकल चीज़ जो अवेलेबल है उसको वहाँ पर उसको मिले और वो वहीं पर काम करता रहे, ताकि उसकी आगे उसकी भी जिंदगी शांति से आराम से चलती रहे और हमारे देश का विकास साथ साथ रहे। ये मेरा एसेंशियल पार्ट है। दूसरा मेरा जो पॉल्यूशन क्लेस का जहाँ तक सवाल है, इन्वायरमेंट क्लेस का सवाल है, ये मैंने पहली बात कही कि इन्वायरमेंट क्लेस जहाँ तक लेना है आपको, फॉरेस्ट क्लेस लेना है, इसके लिए मैं आपको भाई पॉल्यूशन क्लेस लेने के लिए आज सुबह भी हमारी ये चर्चा हुई थी कि जो 5 हेक्टेयर का एरिया है, 10 हेक्टेयर का एरिया है, पूरे क्लस्टर बने हुए हैं। क्लस्टर एरिया के अंदर जब हमारे 50 माइल से 100 माइल से क्लस्टर बना दिया, उसके जमीन के बदले हमने जमीन दे दी, विकास हम उसका डेवलपमेंट हम खुद कर रहे हैं, वन विभाग का वन पौधे लगा रहे हैं, उस पौधों को मेंटेन भी हम लोग कर रहे हैं। तो उन पौधों को जब हम मेंटेन कर रहे हैं तो जो पॉल्यूशन क्लीन जो है लेना है, एनवायरमेंट वापस क्लीन लेने की आवश्यकता है कि उसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जितने आदमी जितने हमने 40, 50, 100 लोगों ने को लिया, उन्होंने पॉल्यूशन क्लीन ले रखा है, तो वापस से इन्वायरमेंट क्लीन लेने के लिए उसमें फिर हमें लाइन लगता है, उसमें 4 साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं और उसके अंदर दुनिया भर की ऐसी कंडीशन लगा देते हैं जिसकी वजह से उसका काम करना मुश्किल हो जाता है। तो जब एक दफ़े हमने क्लस्टर बना दिए और फॉरेस्ट का भी वन विभाग के लिए हमने जमीन दे दी, जितना हमने जमीन दी हमने उतनी जमीन आपको वापस दे दी, पेड़ पौधे लगाने की हमें जिम्मेदारी हमने दे दी, तो उसके बाद में पॉल्यूशन क्लीन करने में या इन्वायरमेंट क्लीन करने में वापस हमें रिपीटेशन है कोई चीज़ का नहीं होगी, उस चीज़ में उसे इन्वायरमेंट क्लीन के लिए उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए ये ऐसी चीज़ों को जो सरकार की वजह से जो डेवलपमेंट रुक रहा है वो डेवलपमेंट में बाधा नहीं बननी चाहिए। गवर्नमेंट रेवेन्यू से जो जहाँ तक रेवेन्यू सवाल है, मिनिमम वेजेज आग बीच के मर्जियों से बढ़ा रहे हैं, आदमी मिल नहीं रहे, इन्होंने अकाल रात में काम चला है, जबकि यहाँ पर आप ढूंढने जाओ तो आदमी मिलते नहीं, माइंसों में काम आदमी करते नहीं, क्योंकि वहाँ अकाल रात गाड़ी में उनको काम करने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। मट्टी डाली साहब, मट्टी उड़ गई, वो अब दूसरे साल देखो तो मट्टी वही वो कुछ भी नहीं है वहाँ पर। जो डेवलपमेंट के पैसे लगे, जो एम्प्लॉयमेंट के देश जिन लोगों को पैसे दिए, उसमें विकास होना चाहिए, तो विकास एक पैसा नहीं हुआ। जैसे उन पैसों का रोड बननी चाहिए, स्कूल बननी चाहिए और कोई उस पैसे का उपयोग होना चाहिए, तो जो इन्होंने अकाल राजकारी में कार्य किया, उस अकाल राजकारी से डेवलपमेंट पार्ट 0 और वो पैसा सरकार का वेस्ट हुआ। तो उन्हीं लेबर के उन्हीं आदमियों को आप माइनिंग की एक्टिविटीज में, फैक्ट्री के इंडस्ट्रीज के एक्टिविटीज में आप लगाते रहेंगे तो उनका तो रोजगार मिल जाएगा और विकास का कहीं बाधा नहीं बनेगी। तो ये चीज़ें भी साथ साथ में सरकार ध्यान रखे। अकाल रात करे तो अकाल रात में जो इंडस्ट्री जिनको लेबर चाहिए उनको लेबर सरकार दे और उनको बाउंड कर दे, भाई ये इंडस्ट्री में जाए तो वहाँ जाओ। विकास कार्य जहाँ करना है वहाँ जरूरी है वहाँ करो, उसमें मना ही नहीं है कि विकास कार्य बंद करना है, लेकिन उन विकास कार्य करते हुए साथ साथ में क्योंकि फालतू में मट्टी डालना और मट्टी हवा में उड़ जाना, इससे कोई देश का विकास नहीं होता या उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, तो उसको रुपया के 10 पैसे काम करते हैं। तो उनको भी काम चाहिए, इंडस्ट्री को आदमी चाहिए, काम करने वाला आदमी चाहिए। और ये टोटल वर्किंग, ये मैकेनाइज सिस्टम नहीं है। यहाँ की जितनी माइनिंग इंडस्ट्री है वो सब मैनुअल माइनिंग है। यहाँ आदमी को काम खुद हाथ से करना पड़ता है। मशीनें यहाँ पर नहीं है, विदेशों में चलती है माइनिंग, सब मशीनों से उठा रहे हैं, जा रहे हैं और मशीनों से काम चल रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सब काम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम मैनुअल वर्किंग है। तो एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा साधन है। गवर्नमेंट की रेवेन्यू, सरकार को हम लोग पूरा रोजगार देते हैं, रेवेन्यू देते हैं, पूरी रेवेन्यू पूरी भरपूर रेवेन्यू हम दे रहे हैं और भी हम रेवेन्यू किसी तरह देने के तैयार हैं। तो इसलिए जो रेवेन्यू का सोर्स है उसको आप बढ़ोतरी दो और एम्प्लॉयमेंट की बढ़ोतरी दो, तो सरकार में सुख शांति रहेगी और देश का डेवलपमेंट होगा, गाँव का डेवलपमेंट होगा। पहले रेवेन्यू जो गाँव में आएगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वो रेवेन्यू आएगी तो गाँव का विकास होगा और हर एक आदमी खुश हो रहेगा, भाई हमारे को एम्प्लॉयमेंट मिला, हमारे को पैसे हमारे माइनिंग ऑनर से भी मिल रहा है, सरकार ने भी हमारी मदद करी कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट का हमारे को सोर्स मिला। दुनिया के कई देश आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या ब्रिटेन हो या अमेरिका हो, सभी देशों में एक आर्थिक मंदी दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से और वो बहुत ही भारी रूप लेती जा रही है। लेकिन देश के यानी कि भारत के उद्योगपति यह सरकार के साथ में खड़े होके और यह आशा जता रहे हैं कि सरकार
उन्हें मजबूत करे, तो आर्थिक रूप से सरकार को मजबूत करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। और विशेष रूप से खमेसराज जी क्या कहना चाहते हैं, सरकार को क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं आप? सरकार को हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जैसे जो लघु उद्योग है उसको जैसे मध्यम उद्योग में डाइवर्ट करे, उससे कारण देश की जीडीपी भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा। तो जो लघु उद्योग है उसको मध्यम उद्योग में जाने के लिए जो राहत के कोई पैकेजेस हैं या जो उनको फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करें। तीसरी, सरकार काफ़ी अच्छी स्कीम्स जो लेके आती भी हैं, पर उसका क्या है कि रूट लेवल पर क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। उस कारण से भी जो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं या जो लोग उद्योग चला रहे हैं उनको काफ़ी छोटी छोटी समस्याओं से जूझना पड़ता है। उसके कारण जो देश की या जीडीपी में जो प्रोग्रेस जो देना चाहता है इंडस्ट्री वाला वो नहीं दे पाता है। तो इसलिए थोड़ा इंडस्ट्रियल फ्रेंडली माहौल रूट लेवल तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए सरकार क्या प्रयत्न कर सकती है वो करना चाहिए, ताकि कि इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा सा माहौल बने। और इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी लोग करना चाहते हैं तो वो कर सकें उस बात को। और जो छोटी छोटी हर्डल्स हैं, कानूनन छोटी छोटी बातें हैं जो कि सरकार की रेवेन्यू को भी नुकसान नहीं करती है और सरकार चाहे तो उनको सॉल्व भी कर सकती है, तो वो सब करेंगे तो इंडस्ट्रीज वालों का काफ़ी समय में भी बचत होगी और इंडस्ट्रीज को काफ़ी बेनिफिट भी होगा। सेकंड, जैसे सरकार ने अभी ये कर रखा है कि लैंड कन्वर्जन, जैसे उदयपुर की जहाँ तक बात करें, उदयपुर के आसपास के करीब 62 जो गांव हैं उनको यूआईटी पेरिफेरी में लिया हुआ है। अब कोई भी इंडस्ट्री अगर लगाना चाहता है तो उसको एग्रीकल्चर लैंड को इंडस्ट्री में कन्वर्ट कराना पड़ता है और उसके बाद में वो इंडस्ट्री लगा सकता है। तो एक तो सरकार ने कुछ हद तक उसमें कन्वर्जन चार्जेस में बेनिफिट दिया है, पर वो जो बेनिफिट दिया है वो करीब जो कन्वर्जन चार्जेस यूआईटी लेती है उसमें करीब 20% का ही बेनिफिट आज की डेट में इंडस्ट्री वालों को मिलता है। और बाकी के जो यूआईटी के दूसरे और सभी तरह के जो चार्जेस हैं वो इतने हैवी हैं कि एक इंडस्ट्री वाले को लैंड देकर इंडस्ट्री कन्वर्जन कराने तक ही उसकी जितनी भी फाइनेंशियल कैपेसिटी वो खत्म हो जाती है, तो वो इंडस्ट्री लगा के चलाने के लिए सक्षम नहीं रह पाता। तो एक तो जितने भी कन्वर्जन चार्जेस हैं इंडस्ट्री के लिए उनको बहुत मिनिमाइज करना चाहिए। दूसरा है कि सरकार ने अभी एक स्कीम निकाली है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि छोटे लघु उद्योग लगाने के लिए 3 साल तक आपको किसी भी तरह की कोई एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। सरकार का इस मामले में सोच बहुत अच्छा है और सरकार ने काम भी बहुत किया है। पर होता यह है कि सरकार ने तो अपनी तरफ से आदेश जारी कर दिए और सब चीज़ें हो गई, पर जब रूट लेवल पे एक इंडस्ट्री लगाने वाला उस काम को करने के लिए पहुंचता है तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग तरह की चीज़ों के लिए हर्डल्स बहुत सारी खड़ी कर देते हैं, जिससे कि जो सरकार का मोटिव है वो भी पूरा नहीं होता और इंडस्ट्री वाला जो लगाना चाहता है वो भी नहीं लगा पाता है। तो इन सभी हर्डलों को सिंगल विंडो सिस्टम से एक ही जगह एप्लीकेशन लगा के और उन सबको खत्म कर दिया जाए, ताकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो तकलीफें हैं वो लोगों को या इंडस्ट्री वालों को नहीं झेलनी पड़े। उससे देश का भी विकास होगा, रोजगार भी बढ़ेगा और एक इंडस्ट्रियल फ्रेंडली माहौल बनेगा। धन्यवाद। देश में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं कि मार्बल व्यवसायी क्या चाह रहे हैं, टेक्सटाइल व्यवसायी क्या चाह रहे हैं और किसान क्या चाह रहे हैं, महिलाएं क्या चाह रही हैं, सभी बजट में कुछ कुछ चाह रहे हैं। सरकार बजट में घोषणाएं भी करती है, सरकार बजट में लोक लुभावन वादे भी करती है, लेकिन आधार स्तर पर किस तरह से ये सिद्ध हो रहे हैं या आधार स्तर पर किस तरह से लोगों को लाभ मिल रहा है, गोदा जी बताएं क्या चाहते हैं आप? मैं तो कह रहा हूँ साहब कि जो एक वर्ड बोला था अभी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नया इन्वेस्टमेंट या नए इंडस्ट्रियलिस्ट या नए उद्यमी, युवा उद्यमी या इसके साथ जुड़े, तो जो छोटे मोटे जो हर्डल्स हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। हर जगह कहीं ना कहीं भांचा हमारे लगा रखे हैं, वो हालांकि फाइनेंशियली इम्पैक्ट उसका उनका बहुत मामूली है, बट ये दूर करना बहुत ज़रूरी है। आज एक नई बात है, मैं बता रहा हूँ कि ट्रकों का जैसे पेयर वेट अपना एक पुराना सिस्टम था, आज की तारीख में ट्रकें और डंपर्स और ये ट्रेलर्स इतने मॉडर्नाइज हो गए हैं, सड़कें अपनी इतनी मॉडर्नाइज हो गई हैं, इतनी बढ़िया हो गई हैं। आज वो कोई डरा चल रहा है कि वो जो गाड़ी पहले 13 टन में पास होती है आज भी 13 टन में पास है, क्यों नहीं एक अपन पॉलिसी बना के उसको 13 टन की जगह 15 टन 18 टन या कोई ऐसा कर दिया जाए, ताकि जो उस लाइन के जो इंटरप्रेन्योर हैं उनको भी फायदा होगा और हम लोगों को जो हम माल लोड कराते हैं हमको भी फायदा होगा, हमारा अननेसेसरी पैसा उसमें जो लग रहा है वो थोड़ा खर्चा कम आएगा। उसी तरह से एक आज हमने कोई बिजनेस किया, आज हमने उसकी बिलिंग सब कर दिया अपन ने, परंतु जब मालूम पड़ता है वापस 6 महीने बाद कि जो 6 महीने पहले अपन ने पावर यूज करी थी उस पर सरचार्ज लगेगा, आपको पुरानी बैंक डेट से कैलकुलेशन होकर आ रहा है। अभी एक सरचार्ज तो दे ही रहे हैं, अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने एक और नया सर्कुलर निकाला, स्पेशल सरचार्ज और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 14 पैसा यूनिट लगातार 2 साल तक हमारे को जो अभी यूनिट हमारा आएगी उस पर हमको देना पड़ेगा। क्या वो जो पुराने रेट में जो खर्चा किया हुआ उसको अभी दे के हम क्या जस्टिफाई कर सकते हैं क्या उसको?
जो खर्चा हमने बिल वहाँ रेज कर दिया, ऑलरेडी पार्टियों से पेमेंट ले चुके, उस पर अब हमारा को उनसे तो पेमेंट ले नहीं सकते, ये हमारी पॉकेट से अननेसेसरी खर्चा है और इंडस्ट्री यहाँ से लॉस में जाएगी, सिक होएगी, बहुत तरह तरह की हमारे को परेशानियाँ इसके अंदर हो रही है। एक बहुत सारी इंडस्ट्रीज किसी भी वजह से यहाँ पर बहुत समय से चल रही हैं, 30-40 साल हो गए हैं। हो सकता है कि अब वो नहीं चला पा रहा, वो उद्योग नहीं चला पा रहा है, तो उसको क्या दूसरे उद्योग में जाने के लिए भी परमिशन के रास्ते इतने खतरनाक हैं, तो संभव ही नहीं कि मतलब कि नया उसको उत्पाद करना, उसका परमिशन लेना एक बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो उसको ये अलाउ होना चाहिए कि वो अपनी सुविधा से कोई भी बिजनेस कर सके, या उसको अगर कुछ लोग उसको वेयर हाउस के हिसाब से काम में ले रहे हैं तो उनको लेने दिया जाए। जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी एक्टिविटी वो कर रहा है उसको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी माना जाए। उसकी नेक्स्ट जनरेशन है, अगर आप उसको रोकोगे उस आदमी को कि नहीं तू नहीं कर सकता ना, हम तो वापस तुम्हारी इंडस्ट्री वापस ले लेंगे, तो ये तो वादा खिलाफी हो जाएगी। उसको नेक्स्ट जनरेशन को ये भरोसा होना चाहिए कि हमारे पिताजी ने जो बिजनेस इस्टेब्लिश किया है वो उसको लगातार कंटिन्यू होगा और उसका विश्वास उसमें बना रहे। तो उसको या तो अपने को उसको फ्री होल्ड राइट भी दे सकते हैं, अपन उसको इंडस्ट्रियल लैंड है उसको फ्री होल्ड राइट भी दे सकते हैं। लैंड यूज वो चाहे जैसा वो कर सके, उसको अलाउ होना चाहिए, इसका कोई बगैर एक्स्ट्रा कॉस्ट लिए। ये सब चीज़ें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आता है। और अपने पेमेंट के बारे में एक छोटा पॉइंट है, अपने पेमेंट कई जगह अटके रहते हैं, अपने पेमेंट कई जगह डूब रहे हैं। चेक पार्टियां इशू कर देती है, वो चेक बाउंस हो जाते हैं, उन चेक का पेमेंट अपन नहीं ले पा रहे हैं। तो सरकार इसके अंदर कोई ऐसा रास्ता निकाले कि जिसने चेक दिया वो वापस, वो तो श्योरिटी से मिलना चाहिए पेमेंट। उसी तरह से सरकार ने एक सुविधा परिषद करके इस तरह से बनाया है जिसके अंदर कि जिन छोटी इंडस्ट्रियों को पेमेंट किसी भी इंडस्ट्री में बकाया हो तो उसको वो सरकार मीडिएटरशिप करके उसको पेमेंट दिलवाएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि सर उस जो ये प्रोसेस है सुविधा परिषद का जिला उद्योग केंद्र की तरफ से चालू किया गया है, इसको मजबूत सिस्टम बनाया जाए और जिससे कि सभी लोगों को ये विश्वास हो कि हमारा पेमेंट अब कहीं डूबेगा नहीं, हम फ्रीली उसका बिजनेस कर सकते हैं। इस तरह से जिस तरह से आप देखते हैं कि समाचार पत्र हो या टीवी चैनल हो, सब में आपको दिखाई देगा विज्ञापन के रूप में सरकारी। आपने देखा होगा कि समाचार पत्र हो या टीवी चैनल हो, उसमें आपको सरकारी विज्ञापन दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश में निवेशकों का हार्दिक स्वागत है, राजस्थान में निवेशकों का हार्दिक स्वागत है और गुजरात में इन्वेस्टरों का हार्दिक स्वागत है। कई राज्य अपने विज्ञापन देते हैं, लेकिन जिन्होंने निवेश कर रखा है उस राज्य में, क्या उनको सरकार उस रूप में सुविधा दे पा रही है? क्या सरकार जो सुविधाएं दे रही है क्या वो संतुष्ट है? सरकार को सबसे पहले इस पर मंथन करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि जिन्होंने निवेश कर रखा है उनको कितनी सुविधा सरकार दे रही है। बताएं साहब। इस बारे में मेरा सबसे बड़ा एक सवाल ये है कि एमएसएमई यूनिट को गवर्नमेंट ने कहा प्रमोट करो, गवर्नमेंट ने प्रमोट कर दिया, लेकिन जो क्योंकि पहले आज की तारीख में 10 साल पहले मार्बल में कैश के अलावा सेल होते नहीं थे, सब माल कैश कर जाते थे। आज के दाम में 100% माल क्रेडिट पे जाता है, चाहे वो 1 महीने की क्रेडिट हो, चाहे 15 दिन की हो, चाहे 2 महीने की हो। कमिटमेंट एक है कि मैं 2 महीने में पेमेंट दूंगा, लेकिन वो नहीं देता है। लेकिन जो उद्योगपति है उसकी जिम्मेदारी है कि वो पीएफ जमा कराना है, जीएसटी जमा कराना है, या और भी कोई कमिटमेंट लेबर पेमेंट करना है, उसके लिए सब चीज़ों का टाइम बाउंड है, वो पेमेंट आता नहीं है। और कई बड़ी कंपनियां ऐसी है जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने गवर्नमेंट कंपनी ने भी कहा कि अब तो दिवाली हो गए और सरकार ने उस पर छाप लगा दी। तो छाप लगा दी तो जो सरकार का पैसा, जो छोटे छोटे उद्योगपतियों का पैसा बाकी है, छोटी छोटी इंडस्ट्री का पैसा बाकी है, वो पैसा सब हजम करके बैठ गए। उस पर सरकार ने भी सहयोग दे दिया। जबकि एक तरफ आप कानून बनाते हैं एमएसएमई का कि टाइम बाउंड पेमेंट करना कंपलसरी है, और दूसरी तरफ सरकार उनको दिवाली घोषित करके बोले अब पेमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये जो जब आपने नीति बनाई है बहुत उत्तम नीति है कि एमएसएमई का पेमेंट आपको टाइम बाउंड पे, जो कमिटमेंट है वो टाइम बाउंड पे करना पड़ेगा। और यदि आपने नहीं किया तो कुछ समय के लिए फिर भी अलाउ, 1 महीना अलाउ भी कर दिया तो उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। लेकिन आज तक मुझे नहीं मालूम है कि किसी आदमी ने इंटरेस्ट किसी को दिया हो या किसी को लिया हो। नियम कानून बनाए, सरकार ने बनाए, इसमें निश्चित बिल्कुल बहुत अच्छी बात, उत्तम बात है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो बड़े इंडस्ट्रीज को ये अधिकार नहीं है कि वो एनपीए डिक्लेयर कर दे, और सिर्फ लेबर पेमेंट का अधिकार उनको बाउंड कर दिया। और इंडस्ट्री के पेमेंट का जो छोटे छोटे एमएसएमई यूनिट है उनका पेमेंट के लिए कोई उन्होंने उनको बाध्य नहीं किया, अथवा सरकार ने खुद ने वापस उनको पैसा नहीं दिया। तो छोटे छोटे लोग जो है बिल्कुल आगे आने वाले टाइम में बर्बादी की तरफ चले जाएंगे और उनके कमिटमेंट से फेल हो जाएंगे। तो मेरा अनुरोध है कि जो एमएसएमई यूनिट के लिए जो गवर्नमेंट ने कानून बनाए रखे हैं वो पूरे फुल्ली इम्प्लीमेंट हो और सबको सहायता मदद मिलती है। केंद्र और राज्य का बजट आ रहा है और इसकी प्रतीक्षा सभी को है, चाहे वह गृहिणी हो या उद्योगपति महिला। हमारे साथ में ऐसा ही यहाँ पर आप नज़ारा देखेंगे कि हर रूप में सक्षम नारी होती है और शक्ति का रूप भी होती है। तो आर्थिक रूप से किस तरह से वो लक्ष्मी का रूप
देश में दिखाए कि देश आर्थिक रूप से मजबूत हो। जी बताएं, क्या परिचय आपका और क्या कहना चाहते हैं बजट के बारे में, क्या मांग करना है? नमस्कार, मैं अनुश्री लोनावर, फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ रोज मार्बल से बोल रही हूँ। आज के युग में महिलाएं हर वर्ग में आगे बढ़ रही हैं, हर तरह से प्रगति कर रही हैं। वो गृहिणी के रूप में हो, किसी के भी रूप में हो, किसी न किसी के रूप में आजकल महिलाएं काम करना चाहती है। तो मेरी सरकार से यही विनती है कि उद्योग वर्ग में अगर महिलाओं को और आगे लाया जाए तो अपने इस इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाया जा सके। तो बस यही सरकार से मेरी विनती है कि और मजबूती लाएं और महिलाओं को आगे आने का मौका दें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जिस तरह से सभी जो उद्योग जगत के लोग हैं वो सरकार को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना चाहते हैं। बताएं कि जिस तरह से जो चर्चा हुई है और जिस रूप में चर्चा हुई है, चर्चा तो बजट के रूप में हुई है, लेकिन सभी का यह मानना है कि उद्योग जगत को पूरी तरह से सरकार मजबूत बनाए और जो उद्योग में काम कर रहे हैं उनको मजबूत बनाए, जिससे आर्थिक रूप से देश संपन्न होगा। और जिस रूप में दुनिया में जो आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं देश, उनके मुकाबले में भारत एक आर्थिक रूप से भी मजबूती प्रदान करेगा। और विश्व गुरु के रूप में जिस तरह से एक भारत आगे आ रहा है, वसुधैव कुटुंबकम के रूप में भारत आगे आ रहा है, अब आर्थिक शक्ति के रूप में भी भारत आगे आए, इसके लिए ये सभी उद्योगपति, उद्योग जगत के लोग नए संकल्प के साथ में, नए रूप में भारत को और सरकार को सुदृढ़ करने के लिए अब आगे आ रहे हैं। सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, बजट में इनका पूरा ध्यान रखें, जिससे आर्थिक रूप से भारत सुदृढ़ हो सकेगा। हम बजट में और भी लोगों से बात करेंगे। देखते रहिए हमारे साथ ये खास खबर।